सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से अपने पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित कई बिंदुओं पर लेकर के आता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो उसी श्रृंखला में हम आगे आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ ऋतु वर्णन, और जिसके कवि है सेनापति जी। सेनापति जी के हमने प्रथम 2 पद्यांशों का अध्ययन कर लिया है। 2 पद्यांशों में हमने उसमें भी जो ऋतु वर्णन किया था वसंत का, और ग्रीष्म और वर्षा, इनका वर्णन उन्होंने कर दिया था, उनका हमने अध्ययन कर लिया। अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो हमारे पुराने जो वीडियो है सेनापति भाग 1 और 2, उनका जरूर अध्ययन कर लेवे। आज हम जिस पद्यांश का अध्ययन करेंगे वह है पद्यांश क्रमांक 3, और इस पद्यांश क्रमांक 3 में जिस ऋतु का वर्णन चलेगा वह चलेगा वर्षा ऋतु। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे हिंदी महीने के हिसाब से श्रावण मास, जिसको सावन भी बोल देते हैं, वह भी एक वर्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माना जाता है कि सावन महीने में वर्षा की जैसे झड़ी लग जाती है, आसमान में बादल छाए रहते हैं और प्रकाश सूर्य का तो दर्शन भी नहीं होता है। उसी ऋतु के वर्णन के रूप में कि उस ऋतु का किन किन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, एक विरहिणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब बातों का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। तो देखिए कि दामिनी दमक, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही है। दामिनी का मतलब बिजली, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। चारों तरफ बिजलियां कड़क रही है। सुर चाप की चमक और इंद्रधनुष की चमक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। श्याम घटा की झनक अति घोर घनघोर थे, और चारों तरफ घनघोर रूप से काली घटाएं आच्छादित हो रही है, काली घटाएं छा रही है। क्या क्या हो रहा है, एक बार और सुन लीजिए क्या क्या हो रहा है कि बिजलियों की कड़कड़ाना, बिजलियों की कड़काहट, इंद्रधनुष की चमक और चारों तरफ अत्यधिक घनघोर रूप से काली घटाओं का आच्छादित होना, ये सब परिदृश्य हमको उस समय दिखाई दे रहा है। कोकिला कलापी कल कूजत है। कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोकिला से क्या तात्पर्य यहां पर, कोयल, और कलापी से तात्पर्य है मयूर। मयूर का मतलब मोर। तो कोयल और मोर, इनके जो स्वर है, कल का मतलब स्वर, कूजत, अपने मधुर स्वर में गूंज रहे हैं। चारों तरफ इत जित तित, यहां वहां केवल कोयल और मोर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, और सीकर का मतलब जल की बूंदे। सीकर अर्थात जल की बूंदे। जल की बूंदों से टकराकर आने वाली, शीतल का मतलब ठंडी, समीर का मतलब हवा। जल की बूंदों से टकराकर आने वाली जो हवा है, झकोरती, वो मन को झकझोर रही है। हवा, सीकर का मतलब हवा। जल की बूंदों से टकराकर आने वाली जो झोंके हैं वो मन को प्रसन्नचित कर रही है, झकोर रही है। अब ये जल की बूंदों से मतलब बरसात के महीने में आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है और कहीं पर बरसात आ रही है और उसकी हवा हमको लगती है तो बिल्कुल ठंडी लगती है, बिल्कुल शीतल हवा लगती है। ऐसे जल की बूंदों से टकराकर जो शीतल हवा की झकोर चारों तरफ लग रही है। सेनापति आवन कहियो सु मन भावन सु। अब एक नायिका जिसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं इस समय उसकी स्थिति क्या हो गई है। वो कहती है, सेनापति जी के अनुसार एक नायिका कहती है कि मन भावन सु, मन भावन का मतलब अपने प्रियतम से, प्रियतम का मतलब पति से। आवन कहियो, मैंने आने के लिए कहा था, अपने प्रियतम से मैंने आने के लिए कहा था इस सावन मौसम में। लाग्यो तरसावन विरहजूर, कि अब ये जो है सावन का महीना, विरहजूर, विरह रूपी पीड़ा, ज्वर, विरह रूपी ज्वर, ज्वर का जैसे बुखार होती है ना, विरह जुर, विरह रूपी पीड़ा। विरह क्या होता है, बिछुड़ना।
तो विरह का तात्पर्य क्या होता है? बिछुड़ना। तो लग्यो तरसावन, ये अत्यधिक व्याकुल कर रहा है, तरसा रहा है, तड़पा रहा है। विरह जुर जोरते, ये विरह रूपी ज्वर मुझे अत्यधिक अब तड़पा रहा है, मुझे अत्यधिक व्याकुल कर रहा है, व्यथित कर रहा है। एक नायिका कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मैंने इस सावन में अपने प्रियतम मनभावन से आने के लिए कहा था, क्योंकि यह विरह रूपी जो पीड़ा है इस मौसम में मुझे अत्यधिक सता रही है। आयो सखी सावन, हे सखी अब सावन का महीना आ गया है। मदन सर सावन, कामदेव के समान, कामदेव के समान प्रेम भावना को जागृत करने वाला ये सावन का महीना आ गया है। मदन का मतलब हो गया यहां पर कामदेव, कामदेव, कामदेव के समान प्रेम भावना को जागृत करने वाला ये सावन का महीना आ गया है। लाग्यो बरसावन सलिल चौर, और चारों ओर ये अपना जल बरसा रहा है, अपना प्रेम रूपी जल चारों ओर बरसा रहा है। तो इसमें एक नायिका की विरह की व्यथा का वर्णन कर दिया, इसके साथ साथ वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर दिया है। एक बार अपन देख लेते हैं जैसे इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न जैसे इसमें कवि ने क्या वर्णन किया है, तो इसकी व्याख्या हमको इस प्रकार लिख देनी है। व्याख्या के रूप में लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में बिजलियां कड़कती रहती है, इंद्रधनुष की चमक, और चारों तरफ घनघोर रूप से काली घटाएं छाई हुई है। कोयल और मोर के स्वर कूजते इधर उधर सुनाई दे रहे हैं, और हवा से टकरा कर आने वाली जो शीतल, वो जल की बूंदों से टकरा कर आने वाली शीतल हवा मन को झकोर रही है। सेनापति आवन कहियो मन भावन सु, सेनापति जी के अनुसार एक नायिका कहती है कि मैंने इस समय अपने प्रियतम से आने के लिए कहा था, क्योंकि ये ऋतु जो है ये विरह रूपी पीड़ा को अत्यधिक रूप से, विरह रूपी पीड़ा में मुझे दुखी कर रही है, तड़पा रही है। आयो सखी सावन, हे सखी अब सावन आ गया है। मदन सर सावन, काम देव के समान प्रेम भावना को जागृत कर देने वाला ये सावन आ गया है। चारों तरफ अपना जल बरसा रहा है, अर्थात प्रेम भावना जागृत कर रहा है। ये उसकी व्यथा का वर्णन हुआ है। अब देखिए हम इसका प्रसंग और विशेष ये भी हम बता देते हैं। प्रसंग, प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब क्या लिखना है? पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज के अंतर्गत कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से अवतरित है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि ने क्या बताया है? श्रावण मास में नायिका या नारी, जो भी लिखना चाहे, नायिका के विरह वेदना का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग हो जाता है। व्याख्या भी हमने बताई है, और व्याख्या अवश्य आपको लिखनी है। ऐसा नहीं है कि व्याख्या ठीक है सुन ली, प्रसंग लिख दिया, व्याख्या भी इसका महत्वपूर्ण भाग है। प्रसंग, व्याख्या और विशेष
तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार मैं व्याख्या बोलता हूं उसी प्रकार आपको इसमें व्याख्या लिखनी है। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर अपनी व्याख्या प्रारंभ कर देनी है। विशेष इसके वही विशेष रहेंगे, कुछ विशेष तो वही रहेंगे जो पिछले पद्यांशों में हमने लिखे। जैसे हमने लिखा था ब्रज भाषा का प्रयोग, एक लिखा था हमने कवित छंद, और यहां विरह रूपी पीड़ा और ये जो शब्द आए हैं यहां इस दृष्टि से यहां पर रूपक अलंकार, अलंकार कैसे होते हैं ये हम अलंकार वाले जो वीडियो है उसको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक नायिका की विरह वेदना का बहुत सुंदर इसमें चित्रण हुआ है, ये हमारे इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करना आपको कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो इस पद्यांश से बनने वाले प्रश्न है उनको भी मैं लिखता हूं, उनको भी आप हल किया करो। वह भी आपके लिए परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो इसलिए उनको भी आपको हल करना है। आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः एक नए बिंदु के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।